मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठीय रसायन चैप्टर 5। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 9 में कोलाइडी विलीनों के बाकी के गुण। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोलाइडी विलीन को हम किस किस प्रकार से संशोधित कर सकते हैं। उसके लिए 3 विधियां देखी थी हमने, अपोहन, विद्युत अपोहन और सूक्ष्म निस्यंदन। और उसके बाद हमने कोलाइडी विलीनों के कुछ गुण पढ़ लिए थे। 8 गुणों का अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, जिनमें पहला था विषमांगी प्रकृति, दूसरा था अधिशोषण की क्षमता, तीसरा था सतही क्षेत्रफल, फिर हमने रंग के बारे में पढ़ा था, फिर अवसादन यानी कि अपकेंद्रण मशीन की सहायता से नीचे बिठाना, फिर ब्राउनी गति, उसके बाद टिंडल प्रभाव का अध्ययन किया था और बाद में हमने पढ़ा था आवेश कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है। उसके आगे के गुणों को हम इस वीडियो में देखते हैं। तो अगला अपना गुण है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन नाम से समझ में आ रहा है कि वैद्युत कणों का संचलन होना यानी कि गमन होना या गति होना। वैद्युत कणों का मतलब होता है धनावेशित कण या ऋणावेशित कण। और हम जानते हैं कि कोलाइडी कणों पर कोई ना कोई आवेश जरूर होता है। अभी हमने पढ़ा था लास्ट का गुण में कि इन पर आवेश होता है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पर आवेश जरूर होगा। तो जब इन कोलाइडी कणों को या कोलाइडी विलयनों को हम विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं, इसके लिए हम ज़्यादातर यू आकार की नली लेते हैं। उसमें हमने सॉल भर दिया है। इस सॉल में एक छड़ की तरफ हमने एनोड लगा दिया है, दूसरी छड़ पर कैथोड लगा दिया है। तो जब यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अगर इस सॉल के कण धनावेशित होंगे तब तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ जाएंगे, और अगर ये सारे सॉल ऋणावेशित होंगे सॉल के कण, तो सारे के सारे कण एनोड की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो जिस तरफ सॉल के कण जाएंगे DM यानी कि परिक्षेपण माध्यम के कण उससे विपरीत जाएंगे, क्योंकि जो आवेश सॉल के ऊपर होता है परिक्षेपण माध्यम पर उसका विपरीत आवेश पाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर अभिगमन करने लगते हैं, जिसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। समझ में आ गया ना कि अगर ये धनावेशित कण है तो इसका परिक्षेपण माध्यम ऋणावेशित होगा, और ये कण ऋणावेशित है तो परिक्षेपण माध्यम धनावेशित होगा। तो अगर ये एनोड की तरफ जा रहे हैं तो परिक्षेपण माध्यम स्वतः ही कैथोड की तरफ जाने लगेगा, और अगर ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो परिक्षेपण माध्यम स्वतः ही एनोड की ओर जाने लगेगा। तो इसके लिए हम यू आकार की नली में सॉल भरते हैं और विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो आसानी से विद्युत कण संचलन दिखाई देता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल के कण जो होते हैं वो धनावेशी होते हैं, तो जब इन पर ऐसे यू आकार की नली में भरकर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये जो सॉल के कण होते हैं खुद धनावेशित होते हैं, इसलिए कैथोड की ओर जाने लगते हैं। जबकि आर्सेनिक सल्फाइड, ये मैंने बताया था आपको, सल्फाइडों के या धातुओं के जो लवणों के कण सॉल होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। तो जब ये खुद ऋणावेशित होंगे तो ये कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। तो आर्सेनिक सल्फाइड के कण ऋणावेशित होने के कारण एनोड की ओर गति करने लगते हैं, जबकि फेरिक हाइड्रोक्सॉल के कण धनावेशित होने के कारण कैथोड की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है ना। ये था वैद्युत कण संचलन। इस विधि का उपयोग हम आवेश की मात्रा या आवेश की प्रकृति ज्ञात करने में भी करते हैं कि जो सॉल की प्रकृति है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। ठीक है ना। अगला गुण है स्कंदन। अब देखिए स्कंदन क्या होता है। स्कंदन का मतलब होता है मुख्य रूप से कि जो DP और DM है यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का आपस में अलग अलग हो जाना। ठीक है ना। किसी स्थायी सॉल में से परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम का पृथक्करण यानी कि अलग अलग हो जाना ही स्कंदन या ऊर्णन कहलाता है। ठीक है ना। पहली बात तो दोनों ही वर्ड यूज किए जाएंगे यहाँ पर, स्कंदन और ऊर्णन। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम की तुलना में भारी होते हैं, बड़े होते हैं, तब तो नीचे बैठ जाते हैं, और जब नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं या नीचे बैठ जाएंगे तब हम उसको कहते हैं स्कंदन। और अगर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण माध्यम से या विलायक से हल्के होते हैं तो ऊपर तैरने लगते हैं, और जब उनके पृथक्करण हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्णन कहते हैं। ठीक है। यदि स्कंदित कण विलायक से हल्के होते हैं तो विलायक पर तैरने लगते हैं, तब इसे ऊर्णन कहते हैं। और जब ये अवक्षेपित हो जाते हैं, जब किसी विद्युत अपघट्य के कारण सॉल के कोलाइडी कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। अवक्षेपित होंगे तो नीचे बैठेंगे, स्कंदन कहलाएंगे। ऊर्णन होगा तो ऊपर चले जाएंगे यानी कि तैरने लगेंगे। अब यहाँ देखिए विद्युत अपघट्य के कारण, ये विद्युत अपघट्य के कारण क्यों हुआ?
क्योंकि अभी हमने देखा था कि कोलाइडी कण जो होते हैं तो कोई ना कोई आवेश ज़रूर पाया जाता है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। तो धनावेशित सॉल अगर होंगे तो उसमें ऋणायन अगर डाला जाएगा तो वो उससे स्कंदित हो जाते हैं, या ऋणावेशित सॉल होंगे तो उसमें अगर हम कोई धनायन का उपयोग करेंगे तब भी वो स्कंदित या उन्नित हो जाते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में ये जो प्रक्रिया है आसानी से और तीव्र गति से होने लगती है, इसीलिए हम उसमें विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं। पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि विद्युत अपघट्य द्वारा ही स्कंदन हो, इसकी अनेक विधियाँ हैं। जैसे पहली विधि वैद्युत कण संचलन। अभी मैंने आपको बताया था वैद्युत कण संचलन में क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सॉल के कण एक तरफ चले जाते हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था के कण एक तरफ चले जाते हैं। बच्चों सॉल के कणों का मतलब हमेशा परिक्षिप्त प्रावस्था से होता है, ठीक है ना। तो परिक्षिप्त प्रावस्था एक तरफ चली जाएगी, परिक्षेपण माध्यम एक तरफ चली जाएगी। तो जब दोनों अलग अलग दिशाओं में पृथक पृथक हो जाएंगे तो एक स्कंदन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली विधि है वैद्युत कण संचलन द्वारा। दूसरी विधि है आधिक्य अपोहन द्वारा। आधिक्य अपोहन द्वारा का मतलब अपोहन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा समय तक की जाए, लंबे समय तक की जाए। तो जब लंबे समय तक की जाएगी तो जब अपोहन किया जाएगा तो विद्युत अपघट्य के साथ साथ विलायक क्रिया के परिक्षेपण माध्यम के कण भी बाहर विसरित हो जाते हैं और सॉल का स्कंदन हो जाता है। देखो क्या हुआ था, हम वापस देखते हैं। ये अपोहन प्रक्रिया थी। अपोहन में क्या हुआ था कि विद्युत अपघट्य के कण बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। अब अगर यहाँ बहुत लंबे समय तक इस अपोहन प्रक्रिया को किया जाए तो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ तो निकल जाएंगी, लेकिन एक बात ये भी आप हमेशा याद रखें कि परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। कणों का आकार केवल परिक्षिप्त प्रावस्था का निश्चित होता है जो 1 nm से 1000 nm के बीच का होना चाहिए। परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार अधिकांशतः छोटा ही होता है। तो अगर हम लंबे समय तक इसका अपोहन करेंगे तो इस जानतव झिल्ली में से अशुद्धियां तो पहले ही निकल चुकी होंगी, परिक्षेपण माध्यम भी बाहर निकल जाता है। और जब परिक्षेपण माध्यम निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेंगे, केवल सॉल के कण, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था ही शेष बचती है। इस प्रकार अपोहन द्वारा भी हम स्कंदन की प्रक्रिया संपन्न करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगला है क्वथन द्वारा। क्वथन का मतलब होता है उबालना। उबालते हैं तो क्या होता है, जब हम सॉल को उबालते हैं तो डीपी और डीएम की टक्करें तीव्रता से बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें पता है ताप गतिज ऊर्जा का समानुपाती होता है। ताप बढ़ा जाएगा तो डीपी और डीएम यानी कि सॉल के कणों, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही कणों को ऊर्जा मिलेगी और दोनों के ही कण तीव्र गति से टक्करें करने लगेंगे। और जब टक्करें करेंगे तो उनकी सॉलों की जो अधिशोषित परत थी, हमने देखा था ना आवेश के समय कि उनके ऊपर कुछ परतें बन जाती हैं, तो ये जो परतें बनेंगी ये परतें छिन्न भिन्न हो जाएंगी, यानी कि तितर बितर हो जाएंगी। जो परतें बनी हुई थी ये जब आपस में टक्करें होंगी तो ये परतें टूट जाएंगी, और परतें टूट जाएंगी तो क्या होगा, इन पर आवेश कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही इनका आवेश कम या नष्ट होगा ये कण आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे, समूह बनाने लगेंगे, और समूह बनाते ही इनका आकार जो है वो 1000 nm से बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाएंगे और स्कंदित हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अंडे को जब उबाला जाता है तो उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है वो स्कंदित हो जाता है और सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वथन द्वारा। अगला विधि है अपनी पारस्परिक स्कंदन द्वारा, जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक मतलब म्यूचुअल, एक दूसरे के साथ। इसमें क्या होगा कि हम दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी विलयनों को मिलाते हैं। एक पॉजिटिव धनावेशित सॉल है तो दूसरा ऋणावेशित सॉल है। तो जब दोनों प्रकार की सॉलों को हम निश्चित अनुपात में, समान अनुपात में मिलाते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब एक दूसरे के आवेश को नष्ट करेंगे तो उदासीन कण करके एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो उनका आकार बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के कारण वो अवक्षेपित हो जाएंगे। इसे ही हम पारस्परिक स्कंदन कहते हैं, ठीक है ना। तो दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी विलयनों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। इसे ही हम पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, जब धुआं यानी कि उसका ऋणावेशित सॉल होता है, धुआं का एरोसॉल है ये भी, बादल के धनावेशित कोलाइडी कणों से टकराते हैं तो बादलों का अवक्षेपण हो जाता है एवं बारिश होने लगती है। धुआं भी एक एरोसॉल है और बादल भी एक एरोसॉल है। एरोसॉल का मतलब है कि एयर यानी कि वायु में तो परिक्षेपण माध्यम का कार्य कर रहा है, धुएं के कण सॉल का काम कर रहे हैं, और यहाँ बादल जो हैं वो भी सॉल का काम कर रहे हैं। बादल क्या होते हैं, बादल होती हैं जल की बूंदें जो हवा में तैरती हैं,
जल की बूंदें का मतलब तरल द्रव है, तो द्रव किस में है, वायु में यानी कि गैस में है। तो बादल जो जो होते हैं वो तो द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन होते हैं, जबकि धुआं जो होता है वो ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन होता है। दोनों एरोसोल हैं, ये दोनों ही एयर में यानी कि वायु में बन रहे हैं। अंतर ये है कि धुआं का जो सोल बनता है वो ऋणावेशित होता है, जबकि बादल जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। जब धुआं बादलों से आपस में टकराएगा तो उनका आपस में अवक्षेपण हो जाएगा, और अवक्षेपण होने से बारिश होने लगती है। ठीक है ना। अगला सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है विद्युत अपघट्य मिलाकर। ठीक है ना। तो विद्युत अपघट्य मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कि जब किसी सॉल्व में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा भी मिलाई जाती है तो विद्युत अपघट्य की आयन द्वारा सॉल्व के आवेश का उदासीनीकरण कर दिया जाता है, जिससे सॉल्व का स्कंदन हो जाता है। हम विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तो विद्युत अपघट्य में धनावेश भी होगा और ऋणावेश भी होगा। अगर हमारा सॉल्व धनावेशित है तो विद्युत अपघट्य के ऋणायनों से उदासीन किया जाएगा, और अगर हमारा सॉल्व ऋणावेशित है तो विद्युत अपघट्य के धनायन द्वारा उदासीन किया जाएगा, लेकिन उदासीकरण जरूर हो जाएगा, जिससे सॉल्व का स्कंदन हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर सॉल्व धनावेशित है तो ऋणायन द्वारा उसका उदासीकरण होगा, या अगर सॉल ऋणावेशित है तो धनायन द्वारा उसका उदासीनीकरण होगा। यानी कोई एक आयन ही है जो कोलाइडी कण का स्कंदन करता है, और उस आयन को हम सक्रिय आयन, स्कंदन आयन या समाक्षेपण आयन कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कण का स्कंदन करता है, सक्रिय आयन या स्कंदन आयन या समाक्षेपण आयन कहलाता है। और विद्युत अपघट्य के आयन द्वारा सॉल को स्कंदित करने का ये जो गुण है उसे हम स्कंदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, कि कोई धनायन किसी सॉल का कितना स्कंदन कर सकता है या उसकी कितनी मात्रा उसके स्कंदन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अगर हमें किसी विद्युत अपघट्य की या किसी आयन की बहुत सारी मात्रा स्कंदन के लिए मिलानी पड़ रही है, इसका मतलब उसकी स्कंदन क्षमता कम है। और अगर थोड़ी सी मात्रा से ही स्कंदन हो रहा है, इसका मतलब उसका स्कंदन क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो विद्युत अपघट्य के आयन द्वारा सॉल्व को स्कंदित करने का गुण स्कंदन क्षमता कहलाता है। ठीक है। अब स्कंदन क्षमता को हमने मात्रा से कोरिलेट किया कि मात्रा अगर ज़्यादा चाहिए तो स्कंदन क्षमता उसकी कम है, और कम मात्रा से स्कंदित हो जाता है तो उसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा है। तो उसको एक्चुअली हम बताते हैं स्कंदन मान से। अब स्कंदन मान क्या है, वो वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी विद्युत अपघट्य की हमें आवश्यक है, किस लिए, सॉल्व के स्कंदन करने के लिए। ठीक है ना। यानी कि विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो सॉल्व का स्कंदन करने हेतु आवश्यक होती है, स्कंदन मान कहलाती है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम समझें कि किसी विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान जितना कम होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मतलब क्या हुआ, स्कंदन मान जितना कम होगा यानी उसकी जितनी कम मात्रा हमें आवश्यक रहेगी स्कंदन के लिए, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है ना। स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इस स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए हार्डी और शुल्जी ने कुछ प्रयोग किए थे और एक नियम दिया था जिसे हम हार्डी शुल्जी का नियम कहते हैं। देखिए, प्रत्येक आयन की स्कंदन क्षमता अलग अलग होती है जो उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। ये बात हार्डी और शुल्जी ने कही थी। तो इसकी व्याख्या हार्डी और शुल्जी ने एक नियम देकर की थी जिसे हार्डी शुल्जी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी आयन की स्कंदन क्षमता उस पर आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। आवेश की मात्रा किसी ऋणावेश सॉल्व को स्कंदित करने के लिए धनायन की आवश्यकता होगी, तो विभिन्न धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न प्रकार है। देखो, 4 प्रकार के धनायन लिए हमने। Na+, इस पर +1 आवेश है, Mg+2 2 आवेश है, Mg+3 3 आवेश है, और Sn+4 4 धनावेश है। तो जितना ज़्यादा धनावेश होता जाएगा इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। तो Na+ से Sn+4 की अपन बढ़ रहे हैं तो स्कंदन क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि स्कंदन क्षमता बढ़ती जा रही है, इसका मतलब स्कंदन मान कम होता जा रहा है। स्कंदन मान कम होता जा रहा है का मतलब ये है कि Sn+4 की सबसे कम मात्रा आवश्यक होगी समान किसी भी ऋणावेशित सॉल्व को स्कंदित करने के लिए इन सभी की अपेक्षा।
तो जब सबसे कम मात्रा में ये आवश्यक होगा तो इसका मतलब है इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। इसी प्रकार जब किसी धनावेशित सॉल्व को स्कंदन करते हैं तो हमें ऋणायन की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा? देखिए, क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड आयन है ना, इन पर -1 आवेश है, जबकि ऑक्साइड आयन या सल्फाइट आयन या सल्फेट आयन या कार्बोनेट आयन इन सब पर -2 आवेश है। ठीक है ना। PO4 -3 फॉस्फेट आयन इस पर -3 आवेश है। ठीक है। और फेरोसाइनेट आयन यानी कि -4 आवेश है। तो यहाँ देखो -1 की तुलना में -2, -2 की तुलना में -3 और -3 की तुलना में -4 आवेश वाला जो ऋणायन है उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा है, यानी कि उसकी हमें बहुत कम मात्रा से ही स्कंदन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हार्डेशुल्जे ने इतनी सी बात कहता है कि किसी भी स्कंदन आयन यानी कि जो आयन स्कंदन के लिए आवश्यक है उस पर आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं रक्षी कोलाइडों की। रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड का मतलब होता है वे कोलाइड जो रक्षा करेंगे। ठीक है। अब रक्षा करेंगे का मतलब क्या हुआ? किसकी और किससे रक्षा करेंगे? तो यहाँ रक्षा करने का मतलब है कि हमने ये देखा था कि जो आकर्षण बल के आधार पर कोलाइडी विलयन थे दो प्रकार के थे, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड तो स्वतः आसानी से बन जाते हैं और स्थायी भी होते हैं, और स्थायी होने के कारण में हमें किसी प्रकार का स्थायी कारक मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड थे वो आसानी से नहीं बनते, विशेष विधि द्वारा बनाए जाते हैं, और इसके अलावा भी उनको स्थायी करने के लिए उनमें कुछ स्थायी चीज मिलाई जाती है। और स्थायी चीज मिलाने के बाद भी हमने देखा था कि अगर उनमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा भी मिल जाए तो वो बहुत जल्दी स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर द्रव विरोधी सोल में गलती से भी थोड़ी सी भी विद्युत अपघट्य की मात्रा मिल गई तो वो स्कंदित हो जाएगा, यानी हमारा जो द्रव विरोधी सोल है वो खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें उसके स्कंदन से रक्षा करनी है। तो उसके स्कंदन से रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं। ठीक है ना। वो द्रव स्नेही कोलाइड क्या करता है, वो द्रव स्नेही कोलाइड जो सोल के कण हैं, द्रव विरोधी सोल के कण हैं, उन पर एक रक्षात्मक परत बना लेता है। ठीक है ना। और रक्षात्मक परत बनाने के कारण क्या होता है कि अब जब इसमें रक्षात्मक परत बनेगा तो अगर उसमें विद्युत अपघट्य मिलेगा तो विद्युत अपघट्य किसके संपर्क में आएगा? द्रव स्नेही के संपर्क में। और द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से प्रभावित नहीं होते, अर्थात इसका स्कंदन नहीं होगा, और जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो स्कंदन से बच जाएगा। ठीक है ना। तो रक्षी कोलाइड वो द्रव स्नेही कोलाइड ही होते हैं जो द्रव विरोधी कोलाइडों के स्कंदन से रक्षा करते हैं। ठीक है ना। तो किसी द्रव विरोधी सोल में थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की मिलाने पर ही वह आसानी से स्कंदित हो जाता है, लेकिन उसमें यदि हम थोड़ी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दें तो यह द्रव विरोधी कोलाइडों के चारों ओर एक रक्षी परत बना लेता है, और उसमें अब थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की मिलाने पर भी वह स्कंदित नहीं होता। ठीक है ना। तो इस प्रकार वे द्रव स्नेही कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइडों की विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन से रक्षा करते हैं रक्षी कोलाइड कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया रक्षण कहलाती है। समझ में आ गई ना। रक्षी कोलाइड कौन होंगे? हमेशा द्रव स्नेही होंगे। रक्षा किसकी करेंगे? द्रव विरोधी की करेंगे। किससे? स्कंदन से। कब? जब उनमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाए। समझ में आई चीज। तो वे द्रव स्नेही कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइडों की विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन से रक्षा करते हैं रक्षी कोलाइड कहलाते हैं, और ये प्रक्रिया प्रोटेक्शन यानी कि रक्षण कहलाती है। जैसे देखिए, काली स्याही जब बनाई जाती है तो उसमें गोंद को हम रक्षी कोलाइड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। काली स्याही आसानी से नहीं बनती, यानी काला रंजक कार्बन के कण होते हैं जिनको जल में घोला जाता है, द्रव विरोधी सोल है। ठीक है। इस विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन गोंद या अरेबिक गम का जो कोलाइडी विलयन है वो एक द्रव स्नेही सोल है। तो जब हम द्रव स्नेही सोल यानी कि गोंद को काली स्याही में मिला देते हैं तो काली स्याही के कणों के चारों ओर गोंद की एक रक्षात्मक परत बन जाती है, और उस परत के कारण ये सभी गोंद के कण एक दूसरे से दूर दूर भी रहते हैं, और विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाए जाने पर इनसे प्रभावित भी नहीं होते। इसी प्रकार आइसक्रीम बनाने में या व्हिप्ड क्रीम बनाने में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो या स्कंदित नहीं हो। ठीक है ना। तो जिलेटिन वहां पर रक्षी कोलाइड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा था स्कंदन क्षमता का अपोजिट हो गया रक्षण,
स्कंदन क्षमता के लिए हमें ये देखना था कि विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा की आवश्यक होती है कम से कम, जो उसको स्कंदित कर दे। तो हम यहाँ जो बचाव की बात कर रहे हैं, तो रक्षी कोलाइड वो ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे जो बहुत कम मात्रा में ही किसी द्रव्य विरोधी कोलाइड का रक्षण कर दें। ठीक है ना। तो उनकी कितनी मात्रा आवश्यक होगी या उनकी कितनी मात्रा हमें स्कंदन से बचाने के लिए मिलानी पड़ेगी, इसकी व्याख्या हम स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या से करते हैं। तो देखिए स्वर्ण संख्या क्या होती है। स्वर्ण संख्या का मतलब होता है कि किसी रक्षी कोलाइड की वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, कोई भी रक्षी कोलाइड लिया, जैसे यहाँ जिलेटिन लिया था या गोंद लिया था, उसकी वह न्यूनतम मात्रा जो कि मिलीग्राम में नापी जाएगी, जो गोल्ड सॉल के मानक स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल लिया है कि 10 ml में 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर स्कंदन को रोकती है। मतलब क्या हुआ कि हमने गोल्ड सॉल का 10 ml लिया है और उसमें NaCl का 1 ml मिलाया है, और NaCl किस प्रकार का है, कितनी सांद्रता का है, 10%। 10% सांद्रता का मतलब ये है कि जब NaCl का निर्माण किया गया था तो 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला है। ठीक है ना। तो उसमें 100 ग्राम विलयन बन गया, कुल मिला के 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम, तो 10% हो गया। तो 10% NaCl का 1 ml जब हम किसी मानक सॉल्ट के गोल्ड सॉल्ट के 10 ml में मिलाते हैं, तो इसके स्कंदन को रोकने के लिए हम किसी रक्षी कोलाइड की जितनी न्यूनतम मात्रा मिलाएंगे वो उस रक्षी कोलाइड का स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक या गोल्ड नंबर कहलाती है। रक्षी कोलाइड की प्रकृति जितनी अच्छी होगी या जितनी उच्च प्रकृति की रक्षण क्षमता होगी, उसकी हमें उतनी ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उसका स्कंदन मान उतना ही कम होगा। ठीक है ना। उतना ही कम होगा का मतलब ये हुआ कि हम उसकी कम मात्रा से ही किसी द्रव्य विरोधी कोलाइड की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है ना। उदाहरण क्या है, उदाहरण देखो, सबसे अच्छा उदाहरण जो ये माना जाता है वो है जिलेटिन। ठीक है। जिलेटिन की जो रक्षण क्षमता होती है या स्कंदन मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका मान होता है 0.005 मिलीग्राम। हीमोग्लोबिन का होता है 0.03। स्टार्च की या पोटैटो स्टार्च यानी आलू का स्टार्च होता है, इसका होता है 25 मिलीग्राम। डेक्स्ट्रिन का होता है 6 to 20, 6 से 20। अरेबिक गोंद या गोंद का होता है 0.15 से 0.25, और एल्यूमिनियम जो अंडे का वाइट पार्ट होता है उसकी लिक्विड का होता है 0.10। तो यहाँ देखिए सबसे कम जो स्वर्ण संख्या है वो जिलेटिन की है, यानी कि सबसे कम मात्रा जिलेटिन की ही आवश्यक होती है किसी भी द्रव्य विरोधी कोलाइड के लिए, रक्षी कोलाइड का काम करने के लिए। और सबसे खराब प्रकृति का रक्षी कोलाइड कोई यहाँ है तो वह है स्टार्च। इसमें 10 ml की रक्षा करनी है और 25 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर्ण संख्या का मान जितना कम है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है, या इसकी स्वर्ण संख्या का मान जितना ज़्यादा है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होती। ठीक है। इस तरीके से ये थे कुछ कोलाइडी विलयनों के गुण जो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।